आजकल समाज में दहेज प्रथा का बहुत ज़्यादा ही चलन हो रहा है, जिसके चलते वह दूसरों की बेटी को कुछ समझते ही नहीं हैं। वह तो इतना चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मिल सके, इसलिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी ही कहानी है उषा जी और उमाकांत जी की बेटी की। लगभग 5 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में की थी। जब वह अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, तब लड़के वालों ने कहा कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दुल्हन ही दहेज होती है। लेकिन जब शादी की डेट नज़दीक आने लगी, तो वह आए दिन कोई न कोई डिमांड करते रहते थे। अब मजबूरी में उमाकांत जी को उनकी हर फरमाइश पूरी करनी पड़ रही थी, क्योंकि अगर वह शादी नहीं करेंगे तो उनकी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। जब उनकी बेटी की शादी हो गई, तब भी आए दिन कोमल के ससुराल वाले उसे अपने मायके से पैसे मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन कोमल अपने मायके में पैसे मांगने से साफ इनकार कर देती है, जिस कारण ससुराल वाले उस पर जुल्म करने लगते हैं। जनवरी महीने की सर्द रात में उषा जी और उमाकांत जी आराम से सो रहे थे। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी सुनते ही उषा जी के दिल में एक हुंक उठी। समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मन में एक अनजाना सा डर पनप रहा था। फिर भी हिम्मत करके फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से जो आवाज़ आई, उसे सुनकर तो उषा जी का शरीर जैसे एकदम से सुन्न सा हो गया था। पथराई आँखों से दरवाजे की ओर देखते हुए वह कुछ देर तक खामोशी से सुनती रही और फिर हैरानी से बोली, नहीं, यहाँ तो नहीं आई। कहते कहते उनके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया और खुद निढाल होकर वहीं ज़मीन पर बैठ गईं। अरे उषा जी, उठो ना, क्या हुआ? किसका फ़ोन था? बोलो ना। उषा, मेरी जान निकली जा रही है, अचंभित स्वर में उमाकांत जी बोले तो उषा जी ने कहा कि साहिल का फ़ोन था। दामाद का नाम सुनते ही उमाकांत जी के चेहरे पर घिन के भाव आ गए और तेज़ आवाज़ में बोले, क्या कहा उस निर्लज्ज ने? हमारी बेटी कोमल। कहते कहते उषा जी रो पड़ी। फिर क्या हुआ? उषा को उमाकांत जी ने चिंतित स्वर में पूछा तो उषा जी बोली कि पता नहीं, शाम से ही कोमल गायब है। वह उनकी नन्ही सी बच्ची भी उसके साथ ही है। ससुराल वाले कब से उसे खोजने में लगे हैं, यही पूछने के लिए उसने फ़ोन किया था कि वह मायके में तो नहीं आई। कोमल गायब है, लेकिन वह यहाँ तो नहीं आई, तो फिर कहाँ गई होगी? कहते कहते उषा जी का गला भर आया। उमाकांत जी भी बुरी तरह घबरा उठे तो उषा जी बोली, न जाने कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि हमारी बेटी बहुत परेशान है, वह लोग उसे पल पल तड़पाते हैं। अब हमें उसे वहाँ नहीं रहने देना चाहिए, यहाँ ले आओ। लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी उन लोगों के अत्याचारों से। यूं ही नहीं रोती थी वह। फ़ोन पर सिसकते हुए उषा जी बोलती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया और बौखलाते हुए चिल्लाने लगी कि उसने घर के पास ही तो नहर बहती है, कहीं नहर में डूबकर। तो यह सुनकर उमाकांत जी जोर से बोले, बस भी करो उषा, जो जी में आ रहा है वही बोलती जा रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ से परेशान होकर वह अपने किसी सहेली के घर चली गई होगी। सहेली से मिलने का दिल होगा और ससुराल वाले मना करेंगे, यह सोचकर बिना बताए निकल गई होगी।
क्या पता कल तक लौट आए। ऐसा कहते हुए उमाकांत जी अपनी पत्नी उषा जी को दिलासा दे रहे थे, लेकिन मन ही मन में तो बेटी की चिंता भी उन्हें खाए जा रही थी। तभी उषा जी गुस्से भरी निगाहों से अपने पति को देखते हुए बोली, अच्छा कल तक लौट आएगी? कहाँ लौटेगी मेरी बच्ची? उस ससुराल में जहाँ के लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था, जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, या फिर अपने मायके वालों के पास आएगी जो उसे तड़पते हुए और पल पल मरते देख रहे थे, लेकिन मुंह में दही जमाए बैठे थे। उस घुटन और बेचैनी में जब उसका जीना दुश्वार हो गया तो और कौन सा रास्ता बचा है उसके पास? जब जान ही गंवानी है तो फिर तिल तिल कर क्यों मरना? एक ही झटके में जान क्यों न चली जाए? यही सोचकर हमारी बच्ची ने यह कदम उठाया होगा। कहते कहते हांफने लगी उषा जी, लेकिन मन की पीड़ा जरा भी कम ना हुई। उषा जी और उमाकांत जी के कमरे से आती हुई आवाज़ों ने उनकी छोटी बेटी महक को भी जगा दिया। इतनी रात को आखिर ऐसे क्या बात हो गई, यह जानने के लिए महक उनके कमरे में आई, लेकिन अपने माता पिता की हालत देखकर दंग रह गई। क्या हुआ माँ, आखिर बात क्या है? महक ने पूछा तो उषा जी बोली, बेटी क्या तुम्हारी आज अपनी बहन कोमल से बात हुई थी? नहीं माँ, मेरी तो कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हुआ क्या बेटी? वह कोमल अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल से कहीं चली गई है और अब तक नहीं लौटी है। क्या दीदी कहाँ चली गई? हैरान होते हुए महक ने पूछा। पता नहीं बेटा, उसकी सहेलियों को फ़ोन करके तो देख, न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कहते कहते उषा जी की सांसें उखड़ने लगी। अपने आंसू पोंछते हुए महक तुरंत उठी और माँ को पानी पिलाते हुए बोली, माँ अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा दीदी को। सुबह होते ही मैं दीदी की सभी सहेलियों को फ़ोन करके पूछती हूँ। इतनी रात को किसी के पास फ़ोन करना ठीक नहीं रहेगा। घर के सभी सदस्यों की जान अटकी हुई थी, लेकिन इस समय कोमल की तलाश करना आसान काम नहीं था। सुबह होने पर ही कहीं जाया जा सकता है। इधर उषा जी के लिए एक एक पल काटना दूभर होता जा रहा था। आँखों के आंसू जैसे किसी झरने की तरह बहते जा रहे थे। रह रहकर उनकी आँखों के सामने अपनी दोनों बेटियों की बचपन की यादें ताज़ा होने लगी। जब कोमल का जन्म हुआ था तो बेटी पैदा हुई है, यह सोचकर उसकी दादी ने उसे गोद में उठाना तो दूर, उसे देखना तक भी जरूरी नहीं समझा था। जबरदस्ती कोमल के पापा ने कोमल को दादी के हाथों में थमा दिया तो प्यारी सी और दूध जैसी सफ़ेद दिखने वाली कोमल को देखकर दादी का चेहरा खिल उठा था। फिर 2 साल बाद महक पैदा हुई। दोनों बेटियां जैसे माँ बाप की 2 आँखों की तरह हुआ करती थी। 2 पल भी वह आँखों से ओझल हो जाती तो उषा जी को चैन ना आता था। दोनों बच्चियां घर के आंगन में भी खेल रही होती तो भी उषा जी 2-2 मिनट के बाद उन्हें देखने के लिए रसोई से बाहर चली आती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। पढ़ने लिखने में दोनों ही होशियार थी, लेकिन घर के काम में कोमल का दिल नहीं लगता था। 18 साल की कोमल का जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उषा जी ने उसे घर के सभी कामों में होशियार बना दिया। एक दिन कोमल को कॉलेज से लौटने में 2 घंटे की देरी हो गई तो उषा जी बेचैन हो उठी। उमाकांत जी उन्हें समझाते रहे कि कोई काम पड़ गया होगा इसलिए लेट हो गई होगी, लेकिन एक माँ का दिल कहाँ मानने वाला था। कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दूर गली तक नज़र दौड़ाने लगी। दिमाग में विचार चलने लगे, जमाना बहुत ख़राब है, इंसान की
इंसानियत अब उसके पास रही कहाँ है। आजकल तो रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर राह चलने वाले लोगों का क्या भरोसा है। बस बेटी सही सलामत घर वापस लौट आए, भगवान को प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद जब कोमल दूर से आती हुई नजर आई, तब जाकर उषा जी ने चैन की सांस ली। पास आते ही उषा जी शुरू हो गईं। आज कॉलेज से आने में देर कैसे हो गई पता है? मुझे कितनी चिंता हो गई थी। हर रोज तो तू 2 बजे घर आ जाती है, आज पूरे 2 घंटे लेट हैं। अरे माँ, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? दरअसल मैं कॉलेज की NSS यूनिट का हिस्सा हूँ, जिसमें राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के गुण सिखाए जाते हैं, इसलिए कभी कभार प्रैक्टिस के लिए रुकना पड़ता है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ऐसी समाज सेवा करने की। आजकल किसी का क्या भरोसा है, तू बस समय से घर आ जाया कर, चिढ़ते हुए उषा जी ने कहा। तो कोमल खिलखिला कर हंस पड़ी और बोली, अरे माँ, आप इतना डरती क्यों हैं? मैं क्या कोई छोटी सी बच्ची हूँ? आजकल की लड़कियाँ तो अंतरिक्ष तक पहुँच गई हैं, उनके घर वालों को तो बिल्कुल चिंता नहीं सताती। तो उषा जी बोली, अरे बेटी, तू नहीं जानती कि ज़माना कितना ख़राब चल रहा है। आजकल ना जाने कितनी ही लड़कियां एसिड अटैक की शिकार हो रही हैं, और आए दिन अखबार में और टीवी पर जो न्यूज़ आती हैं, उन्हें देखकर किस बेटी की माँ को डर नहीं लगेगा। पुलिस और प्रशासन की शक्ति तो सिर्फ कहने भर को है, बल्कि सच तो यही है कि आज किसी के मन में पुलिस और कानून का कोई डर बचा ही नहीं है। गंभीर स्वर में उषा जी बोलती जा रही थी, तो कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप बिना मतलब ही इतना सोचती रहती हैं। हमारे कॉलेज में तो ऐसी लड़कियां भी हैं जो दूसरे शहरों और गांवों से आती हैं। बाकी सबका मुझे नहीं मालूम। मुझे तो अपने बच्चों की चिंता है, और आगे से तू घर देरी से लौटी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। छोड़ दे यह समाज सेवा। कौन से तुझे मेडल मिलने वाले हैं इन चीज़ों में हिस्सा लेकर? माँ का गुस्सा देखकर कोमल उषा जी के गले में हाथ डालते हुए कहने लगी, अरे माँ, आप नहीं जानती, मेरा तो सपना है UPSC क्लियर करके इस देश की सेवा करने का। देखना, एक दिन आपको अपनी बेटी पर नाज होगा। यह बात मैं गारंटी से कहती हूँ। आज कोमल की वह सारी बातें याद करके उषा जी का मन कांप उठा था। कितने बड़े बड़े सपने थे मेरी बेटी की आंखों में, वह सारे सपने चकनाचूर हो गए, सिर्फ हमारी एक गलती के कारण। दरअसल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उषा जी और उमाकांत जी ने कोमल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। कोमल ने अपने माता पिता को मनाने की लाख कोशिश की कि अभी वह शादी नहीं करना चाहती, सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती है, कुछ बन कर दिखाना चाहती है, लेकिन वे नहीं माने। बेटी, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले करवा कर तुम्हारी सुरक्षा को लेकर हम निश्चिंत हो जाएं। इसलिए तुम भी शादी करके अपनी गृहस्थी बचाओ और परिवार संभालो। इसके बाद हमें तुम्हारी छोटी बहन महक के बारे में भी सोचना है। इतना कहकर उमाकांत जी ने उसके भाग्य का फैसला खुद ही कर दिया और उसके लिए रिश्ता देखने लगे। तो आखिरकार एक बिचौलिए ने उनकी मुलाकात साहिल और उसके परिवार से करवाई, और यह भी बताया कि वे लोग खानदानी रईस हैं, उनकी दहेज को लेकर कोई मांग नहीं है। तो उमाकांत जी उसे देखने गए तो उन्होंने साहिल के माता पिता से साफ शब्दों में कह दिया कि वे दहेज के सख्त खिलाफ हैं। तो साहिल के पिता ने कहा कि हमारे लिए तो दुल्हन ही दहेज है, हम भी दहेज लेने में विश्वास नहीं करते, और वैसे भी हमारे घर में कमी किस चीज़ की है। एक पिता अपनी बेटी को अपनी इच्छा से जो देना चाहता है वह
दे सकता है, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि यह शादी 1 महीने के अंदर ही हो। साहिल के माता पिता के विचार जानकर उषा जी और उमाकांत जी थोड़े चिंतित तो हुए, पर दहेज की मांग नहीं थी यह जानकर थोड़े संतुष्ट हो गए और रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन शगुन की रस्म से ठीक 1 दिन पहले बिचौलिए का फ़ोन आया। देखिए भाई साहब, वैसे तो आप सारा इंतज़ाम अच्छा ही करेंगे, लेकिन लड़के वाले बस इतना चाहते हैं कि रिश्तेदारों के सामने उनकी इज्जत बनी रहे, इसलिए शगुन के थाल में कम से कम 5 लाख रुपए की नगद राशि जरूर रखिएगा और लड़के के माँ बाप और बहन के लिए सोने के जेवर तो होने ही चाहिए। बाकी जो देना हो वह आपकी इच्छा। यह सुनकर उमाकांत जी हैरान रह गए, लेकिन फिर यह सोचकर कि लड़के वालों ने सिर्फ एक ही डिमांड रखी है, इसलिए उन्होंने उनकी यह बात मान ली। खुशी भरे माहौल में सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन शादी के 3 दिन पहले लड़के की माँ आरती जी का फ़ोन उषा जी के पास आया और बोली, बहन जी, हम चाहते हैं कि रिश्तेदारों के जो कपड़े आप दें वह ब्रांडेड हों और साड़ियाँ भी कम से कम 5-5 हज़ार की होनी चाहिए। उमाकांत जी और उषा जी को कुछ बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कोई विरोध जताए उनकी यह बात भी मान ली। फिर अगले दिन लड़के के पिता ने कहा, अरे समधी जी, अपने दामाद को गाड़ी कौन सी दे रहे हैं? तो उमाकांत जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, गाड़ी देने की तो कोई बात नहीं हुई थी। तो साहिल के पिता बोले, अरे इसमें बात क्या करनी, यह सब तो आजकल ज़रूरी है। यह सुनते ही उमाकांत जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा कि यह सब तो हमारे बजट से बाहर हो जाएगा। अरे नहीं उमाकांत जी, शादी ब्याह में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। हमने तो आपको सूचित कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। यह बात जब उषा जी को पता चली तो हैरान रह गईं। इन लोगों की तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हमें दूसरी बेटी महक की भी तो शादी करनी है। तो उमाकांत जी बोले, लेकिन उषा, कल शादी है और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते। तुम कोमल और महक को कुछ मत बताना, मैं सब देख लूँगा। कर्ज लेकर जैसे तैसे उन्होंने सारा इंतजाम किया। रस्मों रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। अब उषा जी और उमाकांत जी अपनी बेटी के लिए निश्चिंत हो गए थे कि बेटी खाते पीते घर में गई है। शादी के बाद जब कोमल पहली बार उनसे मिलने आई तो उसके चेहरे की रौनक देखकर माता पिता अपनी सारी चिंताएं भूल बैठे थे, लेकिन केवल 2 महीने में ही उन्हें कोमल के व्यवहार में परिवर्तन दिखने शुरू हो गए। जो कोमल फ़ोन पर खूब हंसती हुई, खिलखिलाती हुई बातें किया करती थी, अब वही कोमल माता पिता और बहन की कुशलता पूछकर जल्दी से फ़ोन रख देती। महक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए अपनी बहन को बार बार फ़ोन करके उसका हाल चाल जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार ससुराल वालों में से ही कोई फ़ोन उठाता। एक बार तो साहिल की बहन ने महक को मजाक मजाक में ताना भी कस दिया कि कम से कम नए विवाहित जोड़े को प्राइवेट टाइम भी बिताने दिया करो। फ़ोन करके बार बार उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। महक ने जब यह बात अपने माता पिता को बताई तो उमाकांत जी बोले, बात तो ठीक है, हमें वहाँ ज़्यादा फ़ोन नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे बेटी के बिना जीने की उन्हें आदत सी डालनी थी। आखिरकार एक दिन उषा जी के पास फ़ोन आया और एक दबी हुई सी आवाज़ में उनके कानों में पड़ी, माँ, हम लोग बहुत बड़ा धोखा खा बैठे। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, बेहद लालची हैं, इंसान के भेष में दरिंदे हैं। कोमल बेटी, यह तू क्या कह रही है? उषा जी का दिल कांप उठा था, लेकिन
बेटी, हमने तो तेरी शादी में कहीं कोई कमी नहीं रखी, फिर भी तेरे ससुराल वालों को इतनी शिकायत क्यों है? तो कोमल रोते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है माँ। इन लोगों ने अपने जिस बिजनेस के बारे में हमें बताया था, दरअसल वह बिजनेस तो इनका है ही नहीं। आपका दामाद तो बेरोजगार है। असलियत सामने ना आ जाए इसलिए इन्होंने शादी के लिए जल्दी की। लालची तो बहुत हैं इन लोगों में। शुरू शुरू में तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली कि नया काम शुरू करने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन पैसों की व्यवस्था करने में कुछ समय लग जाएगा, इसलिए तुम अपने पापा से 5 लाख रुपए लेकर आओ। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया कि अभी तो मेरे पापा ने मेरी शादी की है, अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने मेरी शादी में खर्च किया है। अब मैं उन्हें पैसे देने को कैसे कह सकती हूँ? तो सास ने कहा, हम कौन सा हमेशा के लिए मांग रहे हैं, उधारी समझकर दे दे, जब बन पड़ेगा तब लौटा देंगे। लेकिन माँ, मैंने मना कर दिया कि मैं अपने पापा से पैसे हरगिज़ नहीं मांगूंगी, चाहे जो हो जाए। बस इसी बात पर वे लोग मुझसे खार खाए बैठे हैं, दिन रात मुझे सताते हैं। ना तो मुझे घर से बाहर निकलने देते और ना ही फ़ोन पर बातें करने देते हैं कि कहीं मैं किसी से कुछ बोल ना दूँ। अपनी लाडली बेटी कोमल की पीड़ा सुनकर उषा जी का कलेजा मुंह को आने लगा। फिर कांपते स्वर में बोली, लेकिन बेटी, अब तू कहाँ से फ़ोन कर रही है? तो कोमल बोली कि मेरे सास ससुर कहीं बाहर गए हैं और साहिल भी सुबह सुबह ही कहीं निकल गए थे। ननद नहाने गई है तो चुपके से उसका फ़ोन उठाकर ले आई ताकि आपसे बातें हो सकें। अच्छा माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अगर मेरी ननद ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। आप एक बार पापा से बात ज़रूर करना ताकि वह कोई कड़ा कदम उठा सकें। कहते हुए कोमल ने फ़ोन रख दिया। इधर उषा जी ने उमाकांत जी को फ़ोन करके जल्दी से आने को कहा। उषा जी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर उमाकांत जी तुरंत घर पहुँचे तो उषा जी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी और कहने लगी कि अब आप ही कुछ कीजिए। पता नहीं हमारी बच्ची कैसे घुट घुट कर जी रही होगी वहाँ पर। नहीं उषा, यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है बल्कि समझदारी से काम लेने का है। हम कल ही कोमल के ससुराल चलते हैं उससे मिलने के लिए। हमसे मिलकर उसे कुछ हौसला मिलेगा। कोशिश करेंगे कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आएं। अगले दिन उमाकांत जी और उषा जी अपनी बेटी के घर पहुंच गए। उषा जी ने अपनी लाडली बेटी को नज़र भर कर देखा तो हैरान रह गई कि जो चेहरा कभी फूलों की तरह खिलता था, आज उसी चेहरे से रौनक बहुत दूर चली गई थी। आवभगत की तो बात दूर ही, वे तो देखकर हैरान थे कि शादी के समय जो लोग उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, आज उन्हीं चेहरों पर केवल गुस्से के भाव नजर आ रहे थे। वे स्वयं को वहां खड़े ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे जेल के सामने कोई अपराधी खड़ा हो। जब अपनी बेटी कोमल से मिले तो भी खुलकर बात नहीं हो पाई क्योंकि सब लोग आसपास ही मड़रा रहे थे। औपचारिक बात के अलावा कोमल कुछ बोल ही नहीं पाई। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उन्होंने कोमल के ससुर से पूछ ही लिया, भाई साहब, आपकी इजाज़त हो तो हम कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो कोमल के ससुर ने कहा कि अगले हफ्ते मेरी बहन के बेटे की शादी है और सब लोगों को जाना बहुत ज़रूरी है। यह कहकर उन्होंने कोमल को भेजने से मना कर दिया। ठीक है, हम उसके बाद ले जाएंगे, कहकर उमाकांत जी और उषा जी बुझे मन से वापस अपने घर लौट आई। जिस बेरुखी और अपमान भरे वातावरण में 2 घंटे काटना भी उनके लिए दूभर हो रहा था, उसी वातावरण को उनकी बेटी 24 घंटे झेलती है। सोच सोच कर उषा जी का हृदय रो रहा था।
अब तो आए दिन कोमल पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। कभी खाना बनाने में जरा सी भी देरी हो जाती तो उसका पति ही आसपास पड़ी कोई भी चीज़ उठाकर उस पर दे मारता। एक दिन साहिल का मोबाइल कमरे में पड़ा देखकर कोमल अपने माता पिता को फ़ोन लगाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी साहिल कमरे में आ गया। कोमल के हाथ में अपना फ़ोन देखा तो उसका मुंह दबोच कर चिल्ला पड़ा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे बिना पूछे मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने की? आइंदा मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर कोमल एकदम से सहम गई। फिर किसी दिन मौका देखकर उसने अपने घर पर फ़ोन किया तो महक ने फ़ोन उठाया तो कोमल ने रोते हुए कहा कि अब और सहन नहीं होता। महक, पापा को बोल मुझे इस नर्क से निकाल ले जाएं, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। कहते हुए कोमल फफक फफक कर रो पड़ी। उषा जी और उमाकांत जी उस समय बाजार गए हुए थे। जैसे ही वह घर लौटे तो महक बोली, क्यों माँ, जब कोमल दीदी कॉलेज जाती थी तब तो आपको उनकी सुरक्षा की बहुत चिंता रहती थी ना। एक बार जाकर तो देखो दीदी के ससुराल में उन दरिंदों के बीच क्या वह सुरक्षित है? अरे थप्पड़ तमाचे तो बहुत छोटी सी बात है, जितनी यातनाएं उन्हें वहाँ झेलनी पड़ रही हैं ना, उसे देखकर तो यही लगता है कि वह लोग दीदी को जान से मार कर ही दम लेंगे। जाकर के ले क्यों नहीं आते उसे वहाँ से? बेटी की बात सुनकर उमाकांत जी बोले, लेकिन महक तेरे रिश्ते की बात चल रही है और अगर लड़के वालों को इस बात का पता लग गया कि तेरी बहन अपने मायके में आकर बैठी है तो इस घर से रिश्ता वह हरगिज़ नहीं जोड़ेंगे। और वह तो क्या कोई भी हमारे साथ रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करेगा। वह तो यही सोचेंगे ना कि माँ बाप की परवरिश में ही कमी थी। नहीं पापा, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? एक बेटी की शादी के लिए क्या आप दूसरी बेटी की बलि दे देंगे? और वैसे भी दीदी का हाल देखकर मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती। बेटी का हाल जानकर उषा जी बोली, आप मेरी बेटी को अभी के अभी उसके ससुराल से ले आइए। अगर वे लोग ना भेजें तो ज़बरदस्ती लेकर आ जाओ, लेकिन झूठी मान मर्यादा के नाम पर मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकती हूँ। तो उमाकांत जी उषा जी को समझाते हुए कहने लगे कि तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो कि कुछ दिनों में जब कोमल की गोद में एक नन्हा मुन्ना आ जाएगा तो ससुराल में उसकी जगह अपने आप ही बन जाएगी। और अगर तब भी वे लोग ना सुधरे तो मैं जात बिरादरी के लोगों को उनके घर पर इकट्ठा करूँगा। समाज में अपनी बेइज्जती होते देख उन्हें अपना व्यवहार तो बदलना ही पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतते रहे। कुछ दिनों बाद कोमल ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी पैदा होने के बाद ससुराल वालों की नज़र में वह और भी अधिक गुनहगार बन गई। अब तो आए दिन उसकी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने की धमकी देने लगी। एक दिन कोमल की सास उसके पास आकर कहने लगी कि अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपने पापा से कहकर तुरंत पैसों का इंतजाम करवाओ। तो कोमल ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि उनके पास पैसे नहीं है। अच्छा मकान तो है तेरे पिता के पास, उसे बेचकर ही पैसे जुटा ले। इतना तो एक पिता अपनी बेटी के लिए कर ही सकता है। सासू माँ के इतना कहने पर कोमल बोल उठी, माँ जी, बेटी तो आपकी भी है, क्या आप उसके ससुराल वालों को इतना पैसा देंगी? इतना कहने भर के देरी थी कि साहिल ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा कोमल के गाल पर जड़ दिया। बेशर्म, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी? तभी सास कहने लगी, चल बेटा, क्यों इसके मुंह लग रहा है, जल्द हम इसका इलाज कर देंगे। दोनों माँ बेटे पैर पटकते हुए बाहर आंगन में आकर बैठ गए।
कोमल जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसके कानों में अपने पति और सास की कुछ बातें सुनाई पड़ी। सास बेटे से कह रही थी कि इस बार अगर नहीं मानती है तो ठीक है, नहीं तो पहले इसकी बेटी को ठिकाने लगा, उसके बाद इस महारानी को। तेरी दूसरी शादी में हम खूब दहेज लेंगे। सुनते ही कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई, सिर चकराने लगा उसका। अगले दिन दोपहर में जब सब घरवाले सो रहे थे तो कोमल चुपके से घर से बाहर निकल गई और किसी से फ़ोन मांगकर अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ मैं फैसला कर चुकी हूँ, आज ही मैं अपनी बेटी को लेकर मायके आ रही हूँ। बस इतना जानने के लिए फ़ोन किया है कि क्या मेरे इस फैसले में मेरे माता पिता मेरे साथ हैं या नहीं। लेकिन बेटी हुआ क्या है, साफ साफ बता। माँ मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। अब तक यह लोग मेरे साथ जो कर रहे थे सो कर रहे थे, लेकिन अब बात मेरी बेटी पर आ पड़ी है और यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ यह पूछने के लिए फ़ोन किया है कि क्या मैं अपने घर वापस आ सकती हूँ। तो उषा जी बोली, लेकिन बेटी आज तेरी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बस कुछ ही देर में पहुँचते ही होंगे। उनके जाने के बाद मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। ठीक है माँ, हताशा भरे स्वर में कोमल बोली और फ़ोन रख दिया। आधी रात को कोमल के ससुराल से गायब होने की खबर आ गई। बिस्तर पर लेटी उषा जी अपनी यादों से बाहर आईं। देखा तो सुबह हो चुकी थी। उमाकांत जी पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त से सलाह लेने निकल गए कि आखिर क्या किया जाए। इधर महक कोमल की सहेलियों को फ़ोन करके कोमल के बारे में पूछ रही थी। तभी उषा जी अपने कमरे की दीवार पर लगी कोमल की तस्वीरों को देखकर रोने लगी। तू कहाँ है मेरी बच्ची, किस हाल में है, कितनी लाचार हो गई हूँ। आज मैं उषा जी का हृदय चित्कार उठा था तो उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी, जिसे सुनते ही उषा जी की सांस अधर में अटक गई। आज इतना साहस नहीं था कि वह फ़ोन उठाकर अपनी बेटी के बारे में कोई बुरी खबर सुन सके। तभी महक बिना देरी किए दौड़ती हुई अंदर आई और फ़ोन उठाकर कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, हेलो। तो दूसरी ओर से किसी ने कोई संदेश दिया। उसका फ़ोन करते ही महक ने कहा, भगवान ने हमारी सुन ली। माँ दीदी बिल्कुल ठीक हैं। क्या तू सच कह रही है बेटी। उषा जी के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हाँ माँ, दीदी कल शाम को ही गुड़िया को लेकर महिला आयोग के पास पहुंच गई थी। वहां दीदी बिल्कुल सही सलामत है और आयोग की मदद से उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। यही बताने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था ताकि हम उसकी चिंता ना करें। तब तक उमाकांत जी भी घर पर आ चुके थे। महक के मुंह से यह सुनते ही वह घर से बाहर जाने लगे तो उषा जी ने टोका, कहाँ जा रहे हो। तो उमाकांत जी बोले कि अपनी बेटी कोमल को अपने घर लाने जा रहा हूँ। भगवान ने हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है और इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता। अच्छा, समाज वाले क्या कहेंगे, आज उसकी फिक्र नहीं है क्या। उषा जी बोली तो उमाकांत जी ने कहा कि आज समाज वाले चाहें कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उमाकांत जी घर से चले गए और दोपहर को अपनी लाडली बेटी और नातिन को लेकर घर लौटे। तभी उमाकांत जी के पास एक फ़ोन आया। मुबारक हो उमाकांत जी, लड़के वालों को आपकी बेटी महक पसंद है। तो उमाकांत जी बोले कि माफ़ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं अभी अपनी बिटिया को आगे पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसा कहकर उमाकांत जी ने फ़ोन रख दिया। उषा जी और
उनकी दोनों बेटियां बड़ी हैरानी से उमाकांत जी की ओर देख रही थी। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उमाकांत जी बोले, और कोमल बेटी, अब तुम्हारा उस नालायक साहिल से तलाक हो ही जाएगा तो तुम भी अब अपनी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो। मैं अपनी दोनों बेटियों को इस समाज में शान से सर उठाकर चलते हुए देखना चाहता हूँ। उमाकांत जी के इतना कहने की देर थी कि दोनों बेटियां मुस्कुराते हुए उनके सीने से लग गईं। लगभग 2 महीने बाद कोमल का साहिल से तलाक हो गया। कोमल जी जान से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। आज तलाक के 4 साल बाद वही साहिल जो कभी अपनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान किया करता था, आज वह अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहा था। उसकी बहन के साथ उसके ससुराल वाले बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा कभी वह लोग खुद अपनी बहू के साथ किया करते थे। बहन के ससुराल वालों के खिलाफ अर्जी लेकर जब साहिल अपनी मां और बहन को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा तो उस समय एसपी साहब ऑफिस में नहीं थे। साहिल की मां और बहन वहीं एक कुर्सी पर बैठ गईं और साहिल ने अपनी अर्जी सामने टेबल पर रख दी। थोड़ी देर में एसपी की वर्दी में एक महिला तेज कदमों के साथ चलती हुई आई और सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई। उस महिला को देखकर साहिल के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि एसपी की कुर्सी पर बैठी वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी कोमल थी। कोमल ने एक नज़र उठाकर उन लोगों की ओर देखा तो साहिल की बहन के चेहरे और शरीर पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। उसे देखते ही कोमल को अपना समय याद आ गया। आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे, लेकिन फिर खुद को संयत करते हुए किसी अनजान की तरह अपने टेबल पर रखा वह पेपर उठाया और पढ़ने लगी। इधर साहिल की माँ और बहन की ऐसी हालत हो रही थी जैसे काटो तो खून नहीं। तभी कोमल बोली, ओहो, दहेज का केस है, मारा पीटा भी जाता है तुम्हारी बहन को और मायके से पैसे लाने को भी बोला जाता है। यह सारी बातें तो आजकल आए दिन सुनने को मिलती हैं, क्यों मिस्टर साहिल? कोमल ने साहिल की ओर देखते हुए कहा तो साहिल पसीने से तरबतर हो गया। शर्मिंदगी के कारण नज़रें झुकाए वे लोग वहाँ से उठकर चल दिए। पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें पीछे से आवाज़ दी, लेकिन वह लोग मुड़कर वापस नहीं आए। लेकिन कोमल को लड़कियों के दुख तकलीफ़ से भी तकलीफ़ होती थी। चाहे ससुराल वालों ने उनके साथ इतनी भी जाती की, लेकिन वह फिर भी अपनी ननद को कोमल ने इंसाफ दिलाने के लिए आगे खड़ी हो गई और वह अपनी ननद के ससुराल वालों को सही रास्ते पर ले आई, जिससे ननद अपने भाई की तलाकशुदा पत्नी का मान सम्मान करने लगी और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ साहिल और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने जैसा दूसरों की बेटी के साथ किया वही उनकी बेटी के साथ भी हो रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोमल ने उन लोगों का साथ दिया था। तो दोस्तों, कोमल के ससुराल वालों ने कोमल के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।